हेलो एंड वेलकम टू स्टडी वडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वार वन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था जो थे वर्ल्ड वार वन क्या था, वर्ल्ड वार वन किन किन पावर्स के बीच में हुआ था, वर्ल्ड वार वन कब और क्यों हुआ था, वर्ल्ड वार वन में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, बिस्मार्क की विदेश नीति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वर्ल्ड वार वन होने का कारण क्या था, फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस ऑफ 1905, कैसर विलियम्स के पॉलिसी का क्या रिएक्शन हुआ, फ्रांस और रशिया की संधि के कारण और एंग्लो जापानीज संधि। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था और आज हम लोग कवर करेंगे 1904 की एंग्लो फ्रेंच ट्रीटी, एंग्लो रशियन ट्रीटी जो कि 1907 में हुआ था, 1878 का बर्लिन कॉन्फ्रेंस, 1853 से 1856 के बीच में क्या हुआ ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रिया अपने साम्राज्य को किस तरह से बढ़ाना चाहता था और उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या किया, ऑस्ट्रिया और सर्बिया किस तरह से युद्ध करते हैं। फिर हम लोग जानेंगे ओरिजिनल अलायंसेस के बारे में, ओरिजिनल अलायंसेस कौन कौन से थे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध दो पावर्स के बीच में हुआ था जो कि थे सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स। तो शुरू में किन किन देशों ने संधि की थी इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। वर्ल्ड वार वन में इटली की क्या भूमिका थी और प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम हुआ। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंग्लो फ्रेंच संधि 1904। एंग्लो फ्रेंच संधि को अंटांत कोर्डियल भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है स्नेहपूर्ण समझौता। इसे एक क्रांतिकारी नीति कहा जाता है। इतिहास में इसे एक क्रांतिकारी नीति इसलिए कहा गया क्योंकि अंटांत कोर्डियल साइन करने के बाद फ्रांस और ब्रिटेन जो कि सदियों से एक दूसरे के दुश्मन रहे थे उनके बीच में दोस्ती हो गई। और ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि ब्रिटेन के 10 लाख सैनिक फ्रांस के सैनिकों के लिए, फ्रांस के लोगों के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे देंगे। ये वही सैनिक थे जो कभी एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे और आज ये एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे। इस संधि के कारण फ्रांस और ब्रिटेन के सारे अनसुलझे मामले सुलझ गए। अब अंटांत कोर्डियल के शर्तों के बारे में जानते हैं। फ्रांस ने इजिप्ट और सूडान में ब्रिटेन की संप्रभुता मान ली और ब्रिटेन ने इसके बदले में मोरक्को में फ्रांस की संप्रभुता मानी। इसके साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया में और मछली पकड़ने के क्षेत्र में जो विवाद अनसुलझे रह गए थे उन्हें भी सुलझा लिया गया। एंग्लो रशियन ट्रीटी 1907। रशिया ने जापान पर यह सोच के हमला किया कि जापान एक छोटा सा देश है और इसको आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन जापान और रूस के युद्ध में जापान ने रूस को बहुत बुरी तरह से हराया और जापान ने रूस के नेवल फ्लीट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके साथ ही रूस में भी क्रांति हो गई जिसके कारण रूस बहुत ज़्यादा चिंतित था और वो ब्रिटेन के साथ संधि करना चाहता था। एंग्लो रशियन समझौता सर एडवर्ड ग्रे के द्वारा किया गया। इस समझौते से अफगानिस्तान, पर्सिया और तिब्बत का मसला सुलझ गया, लेकिन ब्रिटेन को यह पसंद नहीं था और ब्रिटेन यूरोप के मामलों में नहीं उलझना चाहता था। लेकिन इस समझौते के कारण ब्रिटेन इस बात को लेकर निश्चिंत हो गया कि रूस से उसे भारत और मध्य पूर्व में कोई खतरा है। हालांकि इस समझौते से ब्रिटेन और रूस दोनों ही खुश नहीं थे, लेकिन इसके कारण जर्मनी को यह डर था कि वो चारों तरफ से घिर जाएगा। 1907 में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने ट्रिपल अंटांत साइन कर लिया, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का कोई वादा नहीं किया और
उन्होंने मिलकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी को चारों तरफ से घेर लिया। 1914 तक यूरोप दो भागों में बंट गया और वो दोनों गुट थे अंतांत और अलायंस। अंतांत में जाने वाले कुछ देश थे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। अलायंस में जो देश थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। संधि और गुटबंदी प्रथम विश्व युद्ध होने के दूसरे सबसे बड़े कारण थे। 1915 तक इटली ने अलायंस छोड़ दिया और टर्की अलायंस में आ गया। टर्की यानी कि ऑटोमन साम्राज्य, जिसे सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, यानी कि यूरोप का बीमार आदमी। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के एक बड़े भाग पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। 1850 आते आते ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और बहुत सारे देश जो कभी ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे वो आज़ाद होने लगे। 1877 से 1878 के बीच में रसिया और टर्की का युद्ध होता है। युद्ध के बाद टर्की टूटने लगता है। टूटते हुए अधिकतर राज्यों के लोग स्लाव जाति के थे और उन्होंने स्लाव जाति के होने के कारण रसिया चाहता था कि वो सारे राज्य रूस का हिस्सा बने। अब देखते हैं बर्लिन कॉन्फ्रेंस। बर्लिन कॉन्फ्रेंस जो कि 1878 में होता है। बर्लिन कॉन्फ्रेंस को बिस्मार्क ने ऑर्गेनाइज किया और संचालित किया। इसके अंतर्गत बिस्मार्क ने रूस को सांत्वना देने के लिए और युद्ध से बचने के लिए ऑटोमन साम्राज्य से कुछ क्षेत्र छीन लिया और फिर इन क्षेत्रों का बंटवारा किया गया। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रिया और हंगरी को बॉस्निया दिया गया। रूस को क्रीमिया दिया गया। रूस के लिए क्रीमिया सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था और रूस क्रीमिया की किसी भी तरह से अपने राज्य में मिलाना चाहता था, क्योंकि क्रीमिया के कारण रूस को ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन क्षेत्र में सैन्य लाभ मिलता था। इसके साथ ही बुल्गारिया और रोमानिया को स्वतंत्र कर दिया गया। रूस पैन स्लाविज्म फॉलो कर रहा था और उसे वो सारे देश चाहिए थे जो ऑटोमन साम्राज्य से अलग हुए थे, लेकिन इनमें से बहुत सारे देश ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ चले गए। यह भी प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण साबित हुआ। अब देखते हैं 1853 से 1856 के बीच क्या होता है। युद्ध रसिया के लिए खून की होली साबित हुई। 1853 से 1856 के बीच रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और सार्डिनिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। क्योंकि रूस को आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण गर्म पानी के बंदरगाहों की जरूरत थी और इसके लिए ही क्षेत्रीय राजनीतिक आधिपत्य को प्राप्त करने के लिए पैन स्लाविज्म का निर्माण किया गया। क्योंकि रूस नेपोलियन को हरा चुका था, इसलिए रूस ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। अब देखते हैं ऑस्ट्रिया किस तरह से अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ऑस्ट्रिया हंगरी एक बहुजातीय साम्राज्य था और इनमें से बहुत सारे गुट अपना एक अलग देश बनाना चाहते थे। ये भी एक नोट करने वाली बात है कि ऑस्ट्रिया के लोग न सिर्फ बहुजातीय थे बल्कि बहुभाषीय भी थे और इनमें से अधिकतर लोग स्लाव जनजाति के थे, जिसके कारण रूस उन्हें अपने साथ मिलाना चाहता था। और सर्वस्लाववाद की नीति के अंतर्गत रूस सर्बिया को पूर्ण समर्थन दे रहा था। ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 का तीसरा सबसे बड़ा कारण ऑस्ट्रिया सर्बिया की दुश्मनी थी। जहां सर्बिया को रूस का समर्थन था, वहीं ऑस्ट्रिया को जर्मनी अपना समर्थन दे रहा था। 1912 तक कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी थी जिनके कारण झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए उन घटनाओं पर थोड़ी चर्चा करते हैं। 1912 में बाल्कन लीग बनाया जाता है, जो कि ऑटोमन साम्राज्य से अलग हुए देशों का एक गुट था। इस बात को ऑटोमन साम्राज्य बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसने मॉन्टेनेग्रो पर हमला कर दिया, जो बाल्कन लीग का हिस्सा था। इसके जवाब में बाल्कन लीग भी इस युद्ध में हस्तक्षेप करता है और टर्की के युद्ध हार जाता है। हारने के बाद टर्की लंदन एग्रीमेंट पर साइन करता है और उसे पूर्वी यूरोप पर अपने सारे दावों को छोड़ना पड़ता है। 1913 में द्वितीय बाल्कन युद्ध होता है, क्योंकि सर्बिया और बुल्गारिया के बीच कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद था, जिसका फायदा उठा के ऑस्ट्रिया बुल्गारिया के समर्थन में आ जाता है
1914 में बोस्निया और हर्जेगोविना का मुद्दा उठाता है, क्योंकि बोस्निया जो कभी ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, उस पर सर्बिया और ऑस्ट्रिया दोनों ही दावा कर रहे थे। इसी बीच ऑस्ट्रिया के राजा आर्कड्यूक फर्डिनेंड, जो साराजेवो में घूमने के लिए गए थे, उनकी हत्या सर्बिया के एक युवक गवाइरो फिलिप द्वारा कर दी जाती है। और यहाँ से हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ऑस्ट्रिया और सर्बिया का युद्ध। 23 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया सर्बिया को अपनी मांगे भेजता है, और वो मांगे थी, सर्बिया को सभी विरोधी आंदोलन को समाप्त करना होगा और हत्या में शामिल अधिकारियों को दंडित करना होगा। ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए शत्रुता रखने वाले सभी अधिकारियों को बर्खास्त करना होगा। आर्कड्यूक की हत्या की जांच करने के लिए सर्बिया में ऑस्ट्रिया के अधिकारियों को अनुमति दें। सर्बिया अंतिम मांग को छोड़कर सभी मांगों पर सहमत हो गया, क्योंकि यह सर्बिया के संप्रभुता का उल्लंघन था। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। 19 जुलाई 1914 को रसिया ने सैनिकों को जुटाने का आदेश दिया। 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया। यहाँ हम देखेंगे कि जर्मनी ने आक्रामकता दिखाते हुए 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के साथ भी युद्ध का ऐलान कर दिया। जर्मन सेना बेल्जियम होते हुए फ्रांस जाती है, लेकिन बेल्जियम एक न्यूट्रल देश था और उसके किसी से कोई झगड़े नहीं थे। यह बात ब्रिटेन को अच्छी नहीं लगती है और वह बेल्जियम की संप्रभुता और अपने मित्र देश फ्रांस की रक्षा करने के लिए जर्मनी से युद्ध का ऐलान कर देता है। 4 से 5 अगस्त 1914 को सारे देश आपस में लड़ पड़े और 1915 में इटली ने अपना पाला बदला और ट्रिपल एंटांट में ओरिजिनल अलायंसेस। इसमें हम लोग देखेंगे कि युद्ध से पहले या फिर जबकि युद्ध स्टार्ट हुआ था तब अलायंसेस कैसे कैसे बने थे और उसमें कौन कौन से देश थे। तो सबसे पहले ट्रिपल एंटांट, इसमें थे अलाइड पावर्स जो कि थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, और ट्रिपल अलायंस जो जिन्हें सेंट्रल पावर्स भी कहा जाता था, उसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। तो ये हमारे ओरिजिनल अलायंसेस थे जो सबसे पहले बने थे। तो आइए देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में इटली की भूमिका। वर्ल्ड वॉर 1 के शुरुआत में इटली ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के साथ ट्रिपल अलायंस में था। जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत आधिकारिक तौर पर हुई तब इटली ने किसी का साथ नहीं दिया और वह रुक कर यह देख रहा था कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। और जब समय के साथ इटली को यह पता चला कि युद्ध में ट्रिपल अलायंस के देश जीत रहे हैं तो ट्रिपल अलायंस में शामिल हो गया। इटली वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस के दबाव में वह प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा बनता है और इसमें इटली का कुछ अपना स्वार्थ भी था, जैसे कि इटली ट्रेंटो, ट्रिस्टे, इस्ट्रिया, डाल्मेशिया और टर्की के कुछ भागों को चाहता था, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे देने का वादा किया था। और इसके साथ ही वो ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ आल्प्स में लड़ाई भी लड़ते हैं। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध में इटली की भूमिका। अब हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या होता है। प्रथम विश्व युद्ध का मानवीय लागत भयावह थी। युद्ध में 16 मिलियन से अधिक सैन्य और नागरिक मारे गए। नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी को मिटा दिया गया। 1919 में युद्ध समाप्त होने के बाद फ्रांस में 18 से 30 वर्ष के बीच के हर पुरुष के लिए 15 महिलाएं थीं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव विनाशकारी था, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हुए, जैसे कि चिकित्सा, युद्ध, राजनीति और सामाजिक दृष्टिकोण में नए विकास हुए। युद्ध में हवाई जहाज, पनडुब्बी आदि का प्रयोग होने लगा। इसके कारण स्टील इंडस्ट्री आदि उद्योगों में एक क्रांति आ गई और इसके साथ ही मेडिकल फील्ड में आधुनिक सर्जरी का जन्म हुआ, क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भर्ती जो सैन्य लोग थे उन पर एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट किया गया और ब्लड बैंक का भी विकास किया गया, ताकि ऑपरेशन के समय या सर्जरी के समय लोगों को जब ब्लड का जरूरत पड़े तो ब्लड की कमी ना हो।
प्रथम विश्व युद्ध ने डॉक्टर्स को युद्ध के शारीरिक तनाव के साथ मानसिक और भावनात्मक तनाव पर अध्ययन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 में सोशल चेंजेस भी होता है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो यूरोपियन सोसाइटी था वो कंजर्वेटिव सोसाइटी था, और कंजर्वेटिव सोसाइटी में औरतों को उतना ज़्यादा फ्रीडम छूट नहीं दिया गया था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था तब जो अधिकतर जो नौजवान थे, जो युवा थे, वो युद्ध में भाग लेते हैं और इसके कारण वर्कफोर्स की कमी हो जाती है, जो मतलब कि लेबर की कमी हो जाती है यूरोप में, और ये फिर औरतें उन मर्दों का काम करना शुरू करती हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे करके वुमेन एम्पावरमेंट होता है, औरतें नौकरी करना शुरू करती हैं और पुरुषों का पॉपुलेशन भी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद बहुत ज़्यादा कम हो जाता है यूरोप में। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 हमारे यूरोपियन समाज को भी अफेक्ट करता है और वहाँ पे सेक्स रेशियो एक तरह से समान होने लगता है, या फिर देखेंगे कि सेक्स रेशियो ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर वुमेन ज़्यादा हो जाती हैं और मेन कम हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो जाने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगले लेक्चर में क्या टॉपिक्स होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, इसमें कुछ समरी बताएंगे कॉजेस का, फिर इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, इसका भी एक छोटा समरी देंगे। ये उस हिसाब से समरी रहेगा कि अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ये एक नोट्स टाइप का एकदम शॉर्ट में होगा ताकि आप बहुत जल्दी रिवीजन कर सकें। तो ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक नेक्स्ट डे का होगा बैकग्राउंड, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। फिर पेरिस पीस ट्रीटी, जो कि वुड्रो विल्सन द्वारा करवाया जाता है। वुड्रो विल्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं, उनके द्वारा पेरिस पीस ट्रीटी करवाया जाता है। वो उसमें क्या होता है ये देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के जो की फीचर्स थे वो देखेंगे। हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्रीटी, ऐसा कहा जाता है कि द सीड्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर was sown in the treaty of वर्साइल्स। तो ये हम लोगों को अच्छी तरह से जानना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध होता है। और फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा द लीग ऑफ नेशंस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।